जय हिंद। ज्योग्राफी जस्ट के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वेज कैनाल इन वर्ल्ड मैप। स्वेज कैनाल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्वेज कैनाल निकाली कैसे गई है। तो आपके दो महासागर हैं, एक का नाम है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर स्वेज नहर निकाली गई है। तो ये आपका है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और नीचे हम बात करेंगे गल्फ ऑफ स्वेज के नीचे, ये आपका जो सागर है उसका नाम है रेड सी, लाल सागर। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, यानी कि दोनों के जो बीच की भूमि थी उसको हटा दिया गया और व्यापार करने के लिए इन दोनों के बीच की भूमि है उसको हटा दिया गया और इन दोनों सागरों को जोड़ दिया और नहर निकाली गई, स्वेज नहर। कैसे निकाली गई अब देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक लोक बनाया। लोक के अंतर्गत जो जल है मेडिटेरियन से का उसको इकट्ठा किया और स्टार्टिंग पॉइंट है उसको नाम दिया गया पोर्ट सईद। पोर्ट सईद यानी कि पोर्ट सईद पे जल इकट्ठा करके यहाँ से ये नहर है, कैनाल है, वो निकाली गई। और इसका जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है स्वेज पोर्ट। स्वेज पोर्ट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पोर्ट सईद से लेकर स्वेज पोर्ट तक, यानी कि पोर्ट सईद से ऊपर आपका है मेडिटेरियन सी और इसी प्रकार से स्वेज पोर्ट से नीचे आपका है रेड सी। तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों लोक हैं इनको जोड़ दिया और उसको नाम दिया गया स्वेज नहर। यदि विश्व के मानचित्र में यदि हम इसको देखते हैं तो विश्व के मानचित्र के अंतर्गत ये जो आपका देश है, ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ये आप देख रहे हो यहाँ, इसका नाम है रेड सी, लाल सागर। अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के ठीक बीच में है आपका ये रेड सी। तो रेड सी, लाल सागर, भूमध्य सागर। और यहाँ ये देखें, ये वाला क्षेत्र है इसका नाम है रेड सी यानी कि लाल सागर। तो ये है भूमध्य सागर और ये लाल सागर। ये दोनों के बीच की जो भूमि थी इसको तोड़ दिया और जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ इसका नाम दे दिया स्वेज नहर। स्वेज नहर किस प्रकार से बनाया गया तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट सईद से थोड़ा पानी जो है नहर है खुदाई करके पानी को आगे निकाला गया और अल कत्रिस जो लोक है वो बनाया, सेकंड ब्लॉक बनाया गया अल कत्रिस। यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो इस्माइलिया पोर्ट बनाया गया, यानी कि दोबारा एक लोक बनाया गया ताकि पानी है उसको इकट्ठा किया जा सके। तो यहाँ तक पानी आ गया इस्माइलिया तक। इस्माइलिया के बाद में नफीस लोक बनाया गया, नंबर 3। थोड़ा इससे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ग्रेट बिटर लेक के नाम से एक झील आती है, वहाँ पर इस पानी को इकट्ठा किया गया, नहर के पानी को। और लास्ट में इसे थोड़ा नीचे निकाला गया और ये जो नीचे का क्षेत्र है इसको नाम दिया गया स्वेज पोर्ट। तो स्वेज पोर्ट है, यहाँ तक जो नहर है उसकी खुदाई की गई। स्वेज पोर्ट इसका लास्ट पॉइंट है, यानी कि लास्ट बिंदु है। उसके बाद में आपकी गल्फ ऑफ स्वेज आती है और लास्ट में आगे आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हैं, लॉक हैं, वो बनाए गए और दोनों क्षेत्रों को रेड सी और मेडिटेरियन सी इन दोनों को परस्पर जोड़ दिया गया और स्वेज नहर निकाली गई, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको वर्ल्ड के मैप में देखते हैं। वर्ल्ड के मैप में देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशन कैसी है। तो स्वेज नहर के नीचे का जो क्षेत्र है वो आपका आता है अफ्रीकी महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है और ये इजिप्ट है। इजिप्ट, मिस्र देश का इस पर नियंत्रण है, इजिप्ट, ठीक है। और ये आपका भूमध्य सागर और ये लाल सागर और ये आपकी स्वेज नहर। इसके उत्तर की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री आती है इसमें, पूरी की पूरी फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सारे देश हैं, विकसित देश हैं, छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, वो इसमें आती हैं। इसके बात करें हम, ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब का प्रायद्वीप, यानी कि जो पश्चिमी एशिया है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये आपका नीचे इधर थोड़ा आगे तो भारत आ गया, नीचे इधर थोड़ा और आगे जाएंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, फिलीपाइंस द्वीप समूह, इंडोनेशिया वगैरह आ गया। नीचे इसके ऑस्ट्रेलिया आ गया और आगे इसमें पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। ठीक इसी प्रकार से हम यदि और पश्चिम में आएंगे तो ये एटलांटिक महासागर आ गया। एटलांटिक महासागर के और आगे जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आ गया। ये इसकी कंडीशन है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से इसका फिजिकल कंडीशन इसकी कैसी है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसकी लंबाई, यानी कि पोर्ट सईद से लेके स्वेज पोर्ट तक इस नहर की लंबाई है, वो टोटल लंबाई है 193.3 किलोमीटर, यानी कि 120.1 मील लंबी ये नहर है पोर्ट सईद से लेके स्वेज पोर्ट तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी गहराई। तो इस नहर की गहराई 16.5 मीटर, 16.5 मीटर इस
को गहरा किया गया है ताकि जो बड़े जहाज हैं, मालवाहक जहाज, वो भी आसानी से नहर में उतर सकें। अब बात करेंगे हम इसकी चौड़ाई की। चौड़ाई की यदि हम बात करें तो इसकी चौड़ाई है लगभग 60 मीटर। 60 मीटर चौड़ाई बहुत कम होती है, लेकिन एक एक करके जहाज को निकाला जा सकता है। ये जो चौड़ाई है इसकी नहर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने पहले ही कहा कि मेडिटेरियन सी के अंतर्गत लोक बनाया गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम है पोर्ट सईद। प्रारंभिक बिंदु पोर्ट सईद, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका लास्ट पॉइंट, जहाँ ये नहर रेड सी में मिलती है, तो उस लास्ट पॉइंट का नाम स्वेज पोर्ट है। स्वेज पोर्ट, तो अंतिम बिंदु है उसका नाम, एंड पॉइंट जिसको कहते हैं, उसका नाम है स्वेज पोर्ट। स्वेज पोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्ट सईद से लेके स्वेज पोर्ट तक, ये जो 193.3 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसको पार करने में कितना समय लगता है? तो इस नहर को पार करने में 12 से लेके 16 घंटे का समय लगता है, यानी कि 12 से लेकर 16 आवर है वो इस नहर को पार करने में टोटल समय लगता है। अब बात करेंगे यहाँ से जो जलयान गुजरते हैं उनकी गति कितनी होती है। तो गति की यदि हम बात करें तो जलयान है 11 से लेके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरते हैं। बहुत धीमी स्पीड है, लेकिन नहर की कंडीशन इसी प्रकार की है, गहरी कम है, चौड़ाई भी कम है, इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ से नहरें हैं वो गुजरती हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक जहाज़ था, मालवाहक जलयान था, एवर गिवन जहाज था, वो यहाँ फंस गया था, तिरछा होकर फंस गया था, और उस फंसने के कारण से ये नहर है वो लगभग 7 डेज़ के लिए बंद हो गई थी, यानी कि 7 दिन तक ये बंद हुई थी। बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ था, इसलिए इसको सावधानी से पार किया जाता है। अब बात करेंगे इस नहर से कितने जलयान गुजर सकते हैं एक दिन में। तो लगभग एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में 24 जहाज, मालवाहक जहाज हैं, वो यहाँ से गुजर सकते हैं। ये हो गया इसका फिजिकल कंडीशन, किस प्रकार से इस नहर को बनाया गया है। अब बात करेंगे इसकी डिज़ाइन की। डिज़ाइन की यदि हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण है, ये फ्रांसीसी इंजीनियर, फ्रांस का एक इंजीनियर था, इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेलेप्स, पूरा नाम है फर्डिनेंड डी लेलेप्स। फर्डिनेंड डी लेलेप्स ने 1854 में इस नहर का डिज़ाइन तैयार किया था। इसके बाद में 1859 से लेके 1869 तक, 1859 से लेके 1869 तक इस नहर का निर्माण किया गया। कई चरण इसमें हुए जिसमें इस नहर का निर्माण किया गया, और 1869 में 1869 में यह नहर बनकर तैयार होगी, यानी कि यहाँ से मालवाहक जहाज हैं वो गुजरने लगे। अब बात करेंगे इस पर कितना खर्चा हुआ। तो इस नहर पर बनकर तैयार होने में लगभग $1100 मिलियन का खर्चा आया। $1100 बिलियन है वो टोटल इस पर इन्वेस्ट किया गया बनकर तैयार होने में। नेक्स्ट बात करेंगे 25 जुलाई 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया 25 जुलाई 1956 को, और मिस्र देश है, उसके राष्ट्रपति हैं अब्देल नसर ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये नहर बिल्कुल कृत्रिम नहर है, मानव के द्वारा बनाई गई है, और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र देश का इस नहर पर नियंत्रण है, यानी कि इसका संचालन है वो मिस्र देश के द्वारा किया जाता है। और ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी, तो इस दोनों को जोड़ती है। उसे जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। अब इसके महत्व की यदि हम बात करें तो विश्व के 30% शिपिंग कंटेनर, जो मालवाहक कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके माध्यम से कई प्रकार के कच्चे माल हैं या तैयार माल है, उनको विभिन्न देशों के मध्य में निर्यात किया जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो विश्व के 30% शिपिंग कंटेनर हैं वो इसी नहर के माध्यम से गुजरते हैं। तथा विश्व के व्यापार की बात करें तो विश्व के जो 12% व्यापार है वो इस नहर के माध्यम से किया जाता है। यदि हम विश्व के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो विश्व का सबसे जो अटलांटिक महासागर है, विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग, यानी कि विश्व का अधिकांश व्यापार है वो उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग के माध्यम से होता है। उसके पीछे हम नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 कंट्रियाँ हैं, विश्व के विकसित देश है अमेरिका, और एक साइड में ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के माध्यम से व्यापार सबसे अधिक होता है। टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक भी वहीं डूबा था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियन जो कंट्रियां हैं, छोटे छोटे देश हैं, विकसित देश हैं, यहाँ से कोई जहाज़ गुजरता है तो पहले क्या होता था, जब नहर का निर्माण नहीं होता उससे पहले ये जहाज़ है
जैसे कोई जहाज यूरोप से चला, यूरोप से कच्चा माल या जो भी तैयार माल है उसको भरकर जलियान गुजरते हैं, तो उसको ये पूरा का पूरा पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका का चक्कर लगाना है, पश्चिमी अफ्रीका का चक्कर लगाना है। और ये दक्षिणी अफ्रीका में ये जो स्थान है इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाया, और चक्कर लगाया, मान लो उसको इंडिया आना है, तो इंडिया आना है तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार किया, और हिंद महासागर को पार करके आपका जो मुंबई बंदरगाह है या अन्य कोई बंदरगाह है वहाँ पहुँचता है। तो ये बहुत लंबा रास्ता हो गया। तो इस नहर के निर्माण से क्या हुआ कि भारत और यूरोप, ये यूरोप है और ये भारत है, तो भारत और यूरोप की दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। और 7 डेज यानी कि 7 दिन की समय की बचत भी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊर्जा की बचत भी हो गई और साथ ही समय जो बहुत ज़्यादा व्यतीत होता था, क्योंकि 7000 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है तो समय भी बचत होगी, यानी कि पैसे की बचत भी हुई है और ऊर्जा की बचत भी हुई है, दोनों इसके ठीक है। अभी क्या होता है, अभी किसी जहाज़ को मान लो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं या भारत है या ऑस्ट्रेलिया है या अरब प्रायद्वीप के जितने भी गल्फ खाड़ी वाले जो देश हैं वहाँ माल भेजना है, तो कोई जहाज़ यूरोप से भरकर चलता है तो सीधा आएगा कहाँ, आपका आ गया मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, स्वेज नहर से लाल सागर से आपका सीधा आ गया हिंद महासागर, और पूरा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो देश हैं वहाँ तक आसानी से इसके माध्यम से व्यापार किया जाता है। अभी होता क्या है, भारत से कच्चा माल है, विभिन्न प्रकार के मसाले वगैरह होते हैं, सूती वस्त्र होता है, कच्चा लोहा है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, इनको भरकर लाल सागर से आपकी ये फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र आ गया, स्वेज नहर से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से यूरोपियन कंट्रियां हैं जितने भी देश हैं वहाँ, और इसके आगे थोड़ा चलते हैं तो आपका आ गया अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक जो व्यापार है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें, यूरोपियन मालवाहक जहाज हैं वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका और ये पूर्वी अफ्रीका, इसके साथ में ये जो पूर्वी एशियाई देश हैं, पश्चिमी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आसानी से इसके माध्यम से व्यापार है वो किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से इसका भौतिक विभाजन है, इसकी लंबाई वगैरह, इसका फिजिकल कंडीशन है वो कैसा है, और व्यापार किस प्रकार से इसके माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।